अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप सबके बिल में होगा कि ये बजट का स्पेशल प्रोग्राम गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल जो है हम रन कर रहे हैं। हर घंटे हम आपको अपडेट देते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली का बजट हो, सिंध असम्बली का बजट हो या KP असम्बली का बजट हो। ये 3 बजट अब तक अनाउंस हो चुके हैं और इसकी हमने लम्हा बलम्हा आपको इसकी बाखबर किया है। हमने अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मुख्तलिफ ताजरों, सनतकारों को और दीगर शुबाए ज़िंदगी के लोगों को हमने यहाँ मदऊ किया और उनसे बजट के हवाले से उनके जो व्यूज़ थे, उन व्यूज़ पे हमने उनसे तबसरे भी किए। मेरे साथ प्रोग्राम में आज जो को होस्ट है मेरी सना हारून है, और सना हारून भी जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी और आपसे सवालात भी करेंगी, और सवालात के ज़रिए वो उनके जो भी उनके आपके जो ख़यालात हैं, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बयान करेंगे। तो आज स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं पहले आपको तारुफ करवाता चलूँ, फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो आज मेरे सीधे हाथ में जो पहले मेहमान हैं ये रिजवान इरफान साहब हैं, और रिजवान इरफान साहब जो है ये कराची सदर हैं, ये कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के, और काफ़ी एनर्जेटिक और यंग लीडर जो है ये ताजरों के हैं। थैंक यू रिजवान इरफान साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब रऊफ़ इब्राहिम साहब। रऊफ़ इब्राहिम साहब का जो तारुफ है मैं समझता हूँ कि कराना जो है वो सूरज को जो है चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, और रऊफ़ इब्राहिम साहब जो हैं ये हमारे सदर हैं ऑल कराची होल सेल ग्रोजर्स एसोसिएशन के। तो रऊफ़ भाई आप भी शुक्रिया कि आप बहुत ही इमरजेंसी में और भाग दौड़ करके आए इस गर्मी में, दोनों हज़रात गर्मी भी है और दूसरी तबाही भी है। तो क्या बहरहाल अब ज़िंदगी के कारोबार तो चलता रहना है, चाहे वो कुछ भी हो। मेरे ख्याल में सना प्रोग्राम को हम आगाज़ करते हैं। बिल्कुल आगाज़ करते हैं। और हाँ, ये कि मैं आपसे ये भी इसको तो 1 मिनट में कि हमारे साथ जो है डिप्टी डायरेक्टर आमिर शेख 5 न्यूज़ वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन हमारे पास जो बीपर पे होंगे और वो होंगे जावेद शेख साहब होंगे, और हम देखते हैं कि वो भी क्या कहेंगे। तो ये तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि इनसे शुरू करें। बिल्कुल शुरू करें, क्योंकि वैसे भी जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है तो दर्जा हरारत जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन ये बजट आने के बाद तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा रेज़ हो गया है। आप क्योंकि ताजिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो सर ये बताइएगा कि आप लोगों की नज़र में जो बजट आया है वो कितना आवाम दोस्त है, और आप लोगों को क्या कोई उसमें रिलीफ आपको नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए कोई रिलीफ है इस बजट में? देखिए, ये आवाम दोस्त तो नहीं है, ये हुकूमत दोस्त है। सरकारी जो जितने मुलाजमीन हैं उनके लिए फ़ायदा है, उनकी पेंशन में इजाफा है, उनके जो है तनख्वाहों में इजाफा है। ये आवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपको बताया चलूँ, जितने भी इन्होंने जो बजट इस साल जो पेश किया गया वो बड़ी तवक्कात थी उसमें कि आवाम को इसमें रिलीफ मिलेगा, आवाम की खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी, इसके अलावा जो है टैक्सेस में कमी होगी, क्योंकि आप वो खुद गवर्नमेंट बताती है कि माशी हालात अच्छी तरफ जा रहे हैं और आदाद शुमार बेहतर हैं। तो आवाम तो चाहती थी कोई इसमें जो है उनको रिलीफ मिले, ना कि रिलीफ मिलने के बजाय उन्होंने जो इसमें अपना पेंशन में इजाफा किया, अपने अखराजात में कमी नहीं की, अपने जो उन्होंने तनख्वाहें वो बढ़ा दी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने लेवी, पेट्रोल लेवी में जो बढ़ा दिया लेवी, उससे ये होगा कि पेट्रोल महंगा होगा, जिससे जो चीज़ें लाई जाती हैं, जो मालबारदार चीज़ें लाते हैं उसमें इजाफा होगा। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ में इजाफा किया, जो बिजली वो महंगी होगी, उससे जो है आम आदमी वैसे ही इतना परेशान है वो बिजली के मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जो है कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आवाम दोस्त हो और जो मिडिल क्लास तबके के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो। लेकिन बात यह है कि रिजवान साहब के आपका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक के शोबे से, और ज़्यादातर आपके लोगों का जो मटेरियल होता है वो इम्पोर्टेड होता है। तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए जो है वो क्या बेनिफिट्स है? कुछ जैसे कि EF का प्रोग्राम है एक्सपोर्टर्स के लिए कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो एक अच्छा प्रोग्राम है। आप ये समझते हैं कि इम्पोर्टर्स के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए क्या कदगन है इसमें? देखिए, इम्पोर्टर्स के लिए बेसिकली हमने जो तजावीज़ दी उनको कि आप जो यहाँ बेसिकली आपने सही बताया कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, असेंबलिंग होती है। असेंबलिंग होती है। ज़्यादातर पार्ट्स जो बाहर की सूरत में मंगाए जाते हैं, इम्पोर्ट किए जाते हैं और यहाँ असेंबल करते हैं। अब तक के पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अब तक जो है फुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, अभी भी असेंबलिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट जब जो लोगों को लाइसेंस देती है उनको बाकायदा बताया जाता है कि भाई आप इतने साल जो है आप असेंबलिंग करेंगे, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी भी जो है सरकार में समझ में सब बालातर है कि अभी भी वो लोग जो है वो असेंबलिंग कर रहे हैं,
ये किनकी जो है वो नाअहली है, ये हुकूमत की नाअहली है। हमें लोकल असम्बल चीज़ें बनानी चाहिए, लोकल असम्बल चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो मेयार नहीं है। क्या वजह है, वो मेयार हमारे जो है नहीं दे पाते। या इंपोर्टर्स के लिए कोई सख्ती की गई है? देखिए, इंपोर्टर्स के लिए मैं आपको बताया चलो, इंपोर्टर्स के लिए जो ड्यूटी में कोई कमी नहीं की गई है। उन्होंने जो है बेसिकली जो है हमने तजावीज़ भी दी थी गवर्नमेंट को कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ज़रूरत है, ये कोई आसाइश नहीं है। आपके लिए, आपके घर में भी एक आपको फ्रिज चाहिए, आपको भी एक जो है देखने के लिए एक टीवी चाहिए, एक कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, एक फ़ोन पे बात करने के लिए मोबाइल चाहिए। ये ज़रूरत है आपकी, ये आसाइश नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है ये लग्जरी में आता है, ये सरासर गलत है। हमें जो यहाँ चीज़ें बनाते हैं, जो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, जैसे आप फ्रिज है, आप इस तरह वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन तो अब यहाँ लोकल बनना शुरू हो गई है काफ़ी तादाद में, जो पंजाब के इलाके में गुजरावाला फ्रिज भी जो है वो संभल हो रहे हैं, लेकिन AC भी बन रहा है, लेकिन पार्ट्स जो है वो अभी भी जो है बाहर से आ रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है उस पर ड्यूटी कम करें, उस पर जो है जो प्राइस कम करें। एक तो हमारे डॉलर जो है वो आप समझते हैं काबू पे नहीं है, अभी जो डॉलर जो दिया जा रहा है वो भी एक मसनूई जो है उसको काबू किया हुआ है, काफी अर्से से। जी बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो डिमांड है, जिस हिसाब से डिमांड है उस तरह सप्लाई नहीं है। हमने बार बार दरख्वास्त की कि मोबाइल यूज़, जैसे आपके मोबाइल है, यूज़ मोबाइल है, इसमें ड्यूटी कम की जाए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता मोबाइल में नहीं आता, तरक्की पजीर मोबाइल में आता है। हम अभी तरक्की कर रहे हैं, तो हमें जो है आप WTO के रुकन है, तो आप हिसाब से जो है हमारे यूज़ मोबाइल जो है वो काफ़ी तादाद में अच्छी तरीके से आ सकते हैं और अच्छे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन वो भी जो है वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो लोकल जो है असम्बलिंग को देंगे, जो टैक्सेस में जो आपने जो कमी है। लेकिन लोकल कंपनी भी जो बना रही हैं उसका इतना आला म्यार नहीं है, या आला जो क्वालिटी नहीं है, जो बनिस्बत बैनुल-अक़वामी जो है जो क्वालिटी है वो सही। जी सन रऊफ साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी बजट आ चुका है और सभी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट को लेकर, लेकिन जो आप होलसेल मार्केट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर ये सारी सूरत हाल में जो एक छोटा रिटेलर है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जो अच्छे जो साउंड रिटेलर्स हैं उनके लिए शायद इतनी मुश्किलात ना हो, तो उन चीज़ों के लिए फिर आप लोगों का क्या लाए अमल होगा, या आप लोग की किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से अगर बात हुई है तो आपने कोई, आप लोगों ने अपना कोई एक रोड मैप दिया था, या आप लोगों ने कोई तजावीज़ दी थी? देखिए, हमने पहले भी यही बात की थी कि एसेंशियल आइटम होते हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, उस पर जो विथ होल्डिंग टैक्स है 2.5%, उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। इससे देखें, ताजिर बिरादरी की जाके वो होलसेल में बेचता है तो उनकी शनाख्ती कार्ड लेना और ये सब आसान नहीं होता है। या अगर 10 कट्टे बेचा है, 10 बोरी बेचता है, तो उसका शनाख्ती कार्ड देना उसका ज़रूरी नहीं होता। जब 2.5% आप ऑलरेडी वसूल कर रहे हैं तो फिर इसको डेटा पे क्यों जा रहे हैं? और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 37,000 की सैलरी जो होती है, जो भी हम देख रहे हैं कि ये बजट ऐसा लग रहा है कि गरीबों को मारने के लिए बजट बनाया गया है। यानी किसी गरीब को रिलीफ कहीं मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे। बिजली के बिल वो भरें, गैस के बिल वो भरें, बच्चों की फीसें कहाँ से लाएं, दवाइयों के अखराजात कहाँ से लाएं, ग्रोसरी कैसे खरीदें। मैं आपको कहता हूँ, आपको 50,000 लाख देता हूँ, आप उसमें बजट बना के दिखाएं, नहीं बन सकेगा। तो गवर्नमेंट की मराहतें अपनी जगह हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई सोचा गया? मैं ये बोलता हूँ, पेंशन की ये जो शिक लगाई है कि 10 साल की पेंशन के बाद नहीं मिलेगी। मुझे आप बताएं, बूढ़ा आदमी 10 साल में तो एक्सपायरी हो जाता है, यानी जो सरबरा होता है। अब उसकी जो बेगम होगी या उनकी जो, ये समझ लें वो भी तो 70 साल की होगी, तो वो क्या भीख मांगेगी फिर बाद में? ये आप सब मराते। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ इस टीवी के तवज्जुह से कि ये 37 डबल है, सेल टैक्स एक्ट आ गया है, जिस पे कहीं भी जाके बगैर नोटिस के वो लोगों को उठा लेंगे, उनके खाते उठा लेंगे और उनको जेल कर दी जाएगी। इतने पावर जब ताजिर बिरादरी टैक्स देती है, ताजिर बिरादरी हर चीज को मानती है। ताजिर बिरादरी स्ट्राइक भी तो कर देती है। देखें, स्ट्राइक कब, आप बताएं, ये आपने सवाल अच्छा किया, इसका जवाब आप ले लें। ताजिर बिरादरी इज्जत तो उसको भी चाहिए ना, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन इज्जत कमाना मुश्किल होता है। अब किसी को गिरेबान पकड़ के हरासमेंट के कानून पे आप ले जाएंगे तो आप कहते हैं कि ये इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नामुमकिन है। चाहे इम्पोर्टर हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे ग्रोसरी वाले हो, कोई भी इसका अमल दरामद नहीं कर सकेगा। परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की।
आप ग्रोसरी में तो चलो कारोबार चल जाता है, आटा चावल बेसिक नेसेसरीज है, लेकिन देखें कपड़े की दुकानें या कहीं मोबाइल मार्केट कहीं भी जाएं, उनको बोलें एफबीआर वाले सबको बिठा दें, बिठाएं इधर और बोलें कि भाई सेल कितनी हुई, बोला हमने 4000 की सेल की है, ये आलम आ गया है, परचेजिंग पावर है ही नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखें, आपने जब वजीर आजम साहब अच्छा गाड़ियों की मद में, रो भाई एक छोटी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ, एक अजान का ब्रेक लेना है मुझे। हाँ, कोई अजान का ब्रेक लेना है, इस अजान के ब्रेक के बाद हो जाए तो फिर हम दोबारा आपके पास वो सारी चीज़ें कर लेंगे। नाज़रीन, हमें थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए, हमें ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। बजट सेशन का ये खसूसी जारी है। सना हारून भी मेरे हमरा हैं और मेहमान भी हमरा हैं, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम रऊफ़ इब्राहिम साहब से बात कर रहे थे और बात ये हो रही थी कि किस तरीके से जो है एफबीआर जो है वो अब एक्शन लेगा और किस तरीके से गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और जो टैक्स नेट में नहीं है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये सारी बातें कि ठीक है ये एफबीआर तो जो एक्शन लेगा लेकिन जो रिटेलर्स हैं जो ये उस पर अगर टैक्स लगाने की बात की जाए तो वो फ़ौरन से हड़तालें करना शुरू कर देते हैं, उसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन सर जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो आप लोग भी शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखें, चीनी का रेट जब स्टार्ट हुआ, ये हमारे अलमिया है इस कौम का, इमरान खान के दौर में हुआ। 60 रुपए की चीनी 115 पे पहुंच गई, उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, फिर इंपोर्ट करनी पड़ी। ये एलीट क्लास के लिए बना हुआ है, ये शुगर मिले, सियासी लोग भी हैं, गैर सियासी भी हैं इसमें। अब ये बताएं कि ये वो चीनी उस टाइम भी 178 रुपए हुई। आपको पता है ये यानी 1 रुपया बढ़ता है तो 5 अरब रुपए बढ़ते हैं। देखें आप, डबल तो खरबों रुपए किसको कहते हैं आप। ये गवर्नमेंट जब स्टार्ट हुआ 115 की चीनी अनाउंस हुई, कबल वक्त इसको एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई 7.5 लाख टन। अब आपको फिक्स फिगर पता नहीं थे तो आप इस कौम को क्या किया आपने। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इनकम टैक्स भी नहीं लगता, विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगता और सेल टैक्स भी नहीं लगता, सब मराते उनको दे दी गई और एक्सपोर्टरों ने फ़ायदा उठाया। सेकंड स्टेज आया कि उनसे मुज़ाकरात हुए शुगर मिल मालकान से और वो हर दरमी पे आज तक कायम है और आज चीनी 175 रुपये होल सेल है और तकरीबन 190 पे रिटेल में पहुंच चुकी। आप मुझे बताएं, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हम गरीबों की जेब काट रहे हैं। ये चंद अशराफिया वो बिजनेसमैन लोग हैं और वो वही असेंबलियों में हैं, तो क्या हम ये सह पाएंगे? अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो गंदुम का जो क्राइसिस अभी खड़ा हुआ है, गंदुम किसानों ने उगाई, बात मान ली। इसको ऐसे ले लें जवाब को, मैं जवाब से कि बजट में बताया कि 29% एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो कमी हुई हुई है। आप एक ज़री मुल्क हैं। देखें, आप बात करें, देखें मैं ये बात कर रहा हूँ 27 मिलियन टन का क्रॉप होना था एक्सपेक्टेड, अब 23 मिलियन टन हो गया है और इसमें भी आपने काश्तकारों को कोई मराहत नहीं दी, उनको नीलामी पे लेके आ गए। जब इनकी कोस्टिंग 3200 रुपये मन होती थी वो 2200-2300 रुपये में बिकी। ये कहाँ गई गंदुम? मैं आपको बताता हूँ, ये एलिट क्लास के घरों में चली गई और आप यकीन मानना सर एलीट क्लास तो जो है बहुत, मतलब अगर उनके परसेंटेज निकाले रहे तो वो तो इतनी ज्यादा परसेंटेज में नहीं है, तो इतनी मनो टनो आप अरबों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अभी मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि आप 26 मिलियन टन 2 करोड़ 70 लाख टन हुआ, मान लिया मैंने बात आपकी, 10-10 लाख टन स्टॉक करने वाले मौजूद है पाकिस्तान में, ये भी बता दूं। और ये जानवरों की खुराक में भी इस्तेमाल हुआ 30-40 लाख टन। एग्रीकल्चर की ग्रोथ आई नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं हम सब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं जावेद कुरैशी साहब की दे जाऊँ, जावेद कुरैशी साहब भी इंतजार कर रहे हैं तो उनसे भी थोड़ा उनका व्यू ले लूँ। जावेद कुरैशी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है बिलाल। थैंक यू कि आप हमारे साथ शामिल हुए। जावेद कुरैशी साहब, अभी एक गुफ्तगू हो रही थी कि बजट में कि 29% ज़राई अजनास की जो पैदावार थी कम हो गई, तो चूँकि आपका ताल्लुक इंटरेस्ट से भी है तो क्या आप इसको ओन कर रहे हैं और क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए जी, पैदावार कमी बिल्कुल हुई है, जो आज़ाद शुमार हुकूमत ने दिए हैं
उसके बरस उससे ज्यादा पैदावार कम हुई है। और पैदावार कम होने के साथ एक तो मौसमी हालात इस कदर खराब है, दूसरा हवा जो ज़राअत के अंदर पानी की शॉर्टेज का बहुत अमल दखल है जी। और इस वक्त जो ज़राअत के अंदर हमें जो जदीद सहूलतें होनी चाहिए मुल्क पाकिस्तान में वो नहीं है। इसके मुकाबले में हमारे पड़ोसी मुल्क में हमसे बहुत ज्यादा जदीद जो है आलात है उनके पास, और उनके पास फार्मिंग है, उसकी वजह से ये होती है। 1999 के बाद इस दफा जो कॉटन की जो सीजन जो हुआ वो सबसे कम तरीन उसके ऊपर आ गया रेशो। होना तो ये चाहिए था, इस जदीद दौर के अंदर ये पैदावार उससे कई गुना ज्यादा बढ़ सकती थी, बिल्कुल। लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती ना होने की वजह से इसके अंदर विफाक और सूबे दोनों की गलतियां हैं। और ज़राअत हमारा ज़रई मुल्क है और ज़राअत हमें अफसोस के कहना पड़ता है, हम अपनी दालें और हमारा दूसरा जो ज़राअत का जो भी खाने पीने की अशिया है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जब तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क हम खत्म नहीं कर पाएंगे इस मुल्क को खसारे के अंदर ही चलना पड़ेगा। हमें अफसोस ये होता है कि इनके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है हुकूमत के पास। आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं। मुतवातर चैनल पे मैं था, मैंने ये भी उन्हें तजवीज दी कि बजाय आप टैक्स बढ़ाने के आप टैक्स का दायरा-ए-कार बढ़ा दें। अब इन्होंने आइन के अंदर तरमीम की है और अब ज़राअत के ऊपर भी टैक्स इन्होंने लगाने की, वो भी ये IMF के कहने पे काम हुआ है, ये आपके और मेरे कहने पे नहीं हुआ। पिछले 75-78 सालों में कभी भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब टैक्स का दायरा-कार बढ़ेगा तो टैक्स की शरह वैसे ही कम हो जाएगी। लेकिन हमारे मुल्क का अलविया ये जो टैक्स देता है उसी की गर्दन ज्यादा दबाई जाती है, जो नहीं देता उसे कुछ भी नहीं कहा जाता। अब जो बजट आया है ये 20, 25, 26 का, इस बजट के अंदर कहीं कोई ताजिर बरादरी आवाम के लिए मैं डिपेंड करने के लिए तैयार हूं, उस पर कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ किसी तरीके का। लेकिन ये जो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन की जो सैलरी बढ़ाई है वो जितनी सैलरी उनकी जो बढ़ी है 10%, उससे मजीद उनको टैक्स और उनसे बढ़कर जाकर लग गया है उनके ऊपर। ये तो जब नेक्स्ट मंथ आएगा, जब वो कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे हमारे साथ हुकूमत ने धोखा कैसे। और देखिए ये बजट जो है IMF का बजट है, ये पाकिस्तान का बजट है ही नहीं। जावेद कुरैशी साहब, बात ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपने देखा कि माजी में के क्रॉप बहुत सारे हुई, गंदम सरप्लस हुआ तो खरीदार कोई नहीं था। जब खरीदार कोई नहीं होगा तो लाजमी सी बात है कि किसान जो है वो डिसहार्ट हुए और उन्होंने फिर जो फसल थी गन्ने की जगह उन्होंने कोई और चीज़ उगानी शुरू कर दी, गंदम की जगह कुछ और चीज़ उगाने लगी। पानी की कमी भी एक बड़ा मसला था। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ज़ाती राय है कि सिंध हुकूमत वफाक की जात अब तक कर ली, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? बजट भी आ गया उनका। देखिए जी, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी होती तो मुख्तलिफ शोबों में आपको तरक्की नजर आती। यहाँ हमारे साथ हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ कोई भी ना ज़राअत की सरपरस्ती कर रहा है, ना कोई ताजिर बरादरी की सरपरस्ती कर रहा है, ना अवाम की कोई सरपरस्ती करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक तबका है जो खुश है, वो है हुक्मरान तबका। उनके लिए बहुत बरात है। आप ये देखें अभी सेनेट चेयरमैन और अल्लाह आपका भला करे स्पीकर वगैरह की जो सैलरी 500% बढ़ाई है, क्या ये इतने गरीब लोग थे इनका गुजारा उस सैलरी में हो नहीं पा रहा था? यार बहुत अफसोस होता है, यहाँ 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही और एक शराफिया है और उसको इतनी मारात दी जाती है कि वो कबाब चंद खानदान रहे इस मुल्क में, बाकी जो 24-25 करोड़ आवाम है वो जलील और ख्वार हो रही है। और ये पैसा जो है उन आप 1 मिनट में जरा सा, रिजवान इरफान भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछा जाए। एक बात कही इन्होंने 37A जो इनकम टैक्स FB अगर 37A, तो इसमें जो गिरफ्तारी हो रही है, सब कुछ हो रही है। मुझे एक बात बताएं रिजवान साहब, एक आम ताजिर क्यों खौफजदा है? अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो खौफजदा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये जो इनकम टैक्स का निज़ाम है ये गलत है बिल्कुल। हमारे यहाँ दुनिया में जो है इनकम पे टैक्स होता है, यहाँ टर्नओवर पे टैक्स होता है। यहाँ कहते हैं जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतने ज़्यादा टैक्स होगा, तो लोग जो है अपना ज़्यादा टर्नओवर दिखाते ही नहीं है, छुपाते हैं। ये छुपाने की वजह से ये सिलसिला होता है। आप जो है एक सिस्टम बनाए मतलब कि कानून की वजह से लोग मजबूर होते हैं। बिल्कुल यही होता है। मैं एक जगह मैं बैठा था इनकम टैक्स ऑफिस में, एक
बड़े अफसर से मेरी बात हुई, मैंने उनको बोला आप ये जो आपने जो सिस्टम किया हुआ है इसको जो है ये इनकम टैक्स पे आप लेना, इनकम पे टैक्स देना, ये आप जो है टर्नओवर पे कौन सा टैक्स होता है? हमारे यहाँ तो टर्नओवर ज्यादा है, उस पर इनकम कम है। अगर 1 लाख रुपए का हम फ्रिज बेचते हैं तो उसपे 1,000 रुपए जो है प्रॉफिट है, तो 1,000 प्रॉफिट पे आप इनकम टैक्स देना, आप उसको टर्नओवर पे क्यों लगा रहे हैं? जितना ज्यादा फिर वो लोग जो अपना टर्नओवर छुपाते हैं और उसके बाद फिर ये सिलसिला होता है। मतलब ग्रॉस पे लेते हैं, ग्रॉस पे लेते हैं, नेट पे नहीं नेट पे लेते हैं। मैं आपको ये बता नेट पे रहा लेना हूं, चाहिए, इनको नेट पे लेना चाहिए। इनकम टैक्स देखिए इसमें सिस्टम एक बनाए कि आपकी जो है आपका जितना इनकम होगा उस पर आप टैक्स लेगा, देखिए हर कोई देने को तैयार होगा। आप लगाएं यही तो वजह है सर कि जो लोग जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो अपने आप को मतलब बता देते कि जी हम तो लॉस में जा रहे हैं, हमारे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो, यही वजह है। लोग नील भरते हैं। देखिए हाँ, हाँ बिल्कुल। होता है, बिल्कुल होता है। देखिए 100% हम भी सही नहीं है, 100% वो भी सही नहीं है। लेकिन इसको जो है ऐसा बैठ के जो है इसका मसला हल करे ना, इसको निकालें किस तरह हम देखें गलतियां हो गई उसको सुधारना किस तरह है, उसकी तरफ जाए, सुधारने की तरफ। लेकिन नहीं, यहाँ जो एक वो जो चल रहा है सिलसिला कि बस रिश्वत दो, ये दो, वो दो, अपने जान छोड़ाओ, वो वाला नहीं जाओगे, वो नहीं चलेगा सिलसिला। आप एक जो है एक रोड मैप बना दें कि इस सिस्टम के हिसाब से चलना है, और जो आपकी इनकम होगी उस पर आप टैक्स दें, सब देने को तैयार है, हर कोई आदमी इनकम टैक्स पाएगा। आपने एक पीओएस का सिलसिला शुरू किया, यहाँ बदकिस्मती से पीओएस का सिलसिला शुरू किया, उस पर अगर कोई बंदा अगर अपना जो है वो जो सेल नहीं दिखा पाता या कोई हमारे यहाँ उसमें इंटरनेट में मसला है कभी कुछ, तो उसके बाद उसकी दुकान को सील कर देते हैं, 5 लाख रुपए फाइन करते हैं उसको। हाँ जी, 5 लाख। और अभी जो बजट आया है उसमें 50 लाख रुपए कर दिया उसको जुर्माना, पॉइंट ऑफ सेल पे 50 लाख रुपए। अब जो बंदा पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आना चाहेगा वो भी नहीं आएगा। नहीं, उसमें कुछ थोड़ी सी बात हुई कि कुछ इनलैंड रेवेन्यू ने छापे मारे थे कि जिसमें कि पीओएस में उन्होंने पर्चियां काटी, उन्होंने टैक्स लिए, लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। नहीं देखिए आप देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको हमारे यहाँ इतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतने जो है आपने एक सिस्टम बना दिया कंप्यूटराइज, और जो पहले उनको जो है सिखाएं तो आप कि किस तरह आप जो है ये करेंगे काम, आपने सिखाया नहीं, सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, चलो शुरू हो जाओ, तो उसको टाइम लगता है। हमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी लाइलमी की वजह से ये सब कुछ होता है? बिल्कुल नाइलमी, उनको जो है आप जब ये आप ये सिस्टम ला रहे थे पहले उनको जो है आप एक कोर्स कराते, उन लोगों को जो है एक आप सेमिनार कराते, उन लोगों को बिठाते कि भाई इस तरह चलना है, अगर इसमें कोई गलती हुई तो किस तरह आपको सुधारना है। आप जो अगर कोई गलती करता है तो आप 5 लाख रुपए जुर्माना करो उसको, उसकी दुकान सील कर रहे हो। इसी बात का जवाब आप दे दें कि क्या एसोसिएशंस जो आप लोगों की है उनकी जिम्मेदारी नहीं है सिखाना? बिल्कुल सिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए तालीम याफ्ता तबका कितना, पहले एक सवाल का जवाब देते हैं, बच्चों को तालीम है? मुझे आप बताएं, तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। आप तालीम का ग्राफ देख लें, सिंध का या पंजाब का, आप देख तो लें, वो तो बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे चाइल्ड वो नौकरियां कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि इसमें जिद्दत ले आएंगे। लेबर होंगे ना, मतलब वो तो जो छोटे बच्चे वो तो लेबर होंगे ना, लेकिन लेबर हुआ ना, चाइल्ड लेबर हुआ ना। नहीं, उनका कहना मतलब कि चाइल्ड लेबर है, वो काम कर रहे हैं ना, पढ़ नहीं रहे ना, उनको पढ़ लिखने का मौका कहने का मकसद है सर, गलती तो फिर जो दुकान का जो मालिक होगा उसकी होगी ना, तो उसको एजुकेट करने की जरूरत है। क्या गलती होगी ये मुझे बताएं। इनकम पे टैक्स होना चाहिए, टर्नओवर पे नहीं होगा। एक बात ये मैं बता दूं, और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि सब चीजें हम बातें तो कर रहे हैं टैक्स की, मुझे आप बता दें एक बात और सीधी बात, होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आए। मैं बजट की बात कर रहा हूं कि गाड़ियों की मेंटेनेंस पे वजीर आजम साहब 9 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, बाकी अखराजात जो इनके बागीचे गए हैं 4 करोड़ रुपए, ठीक है, डिस्पेंसरी के लिए 1.5 करोड़ रुपए, ये इनके अपनी मराद, और 22 करोड़ रुपए चैरिटी करेंगे। अच्छा चैरिटी किसकी होगी? चैरिटी तो खुद अपने जेब से निकाले ना, पैसे वाले लोग हैं, इस जेब से निकाल के जेब में डाल दिए। अब उसकी जेब काट रहे हैं आप गरीबों की, और उसको चैरिटी कर रहे हैं। अल्लाह को माने यार, अल्लाह को माने। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप ऐसा करें, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, सेनेट का बगैर पैसे के बन सकता है। मुझे बताएं 18-20 करोड़ खर्चा करेगा तो इलेक्शन जीतेगा, और मुझे बताएं कोई आपका गरीब लोग या दरमियाना तबका इधर आ सकता है? नहीं भाई, ये है ही नहीं मुमकिन। और मैं आपको बोलता हूं, आप अगर विजिट करना चाहें, FBR भी तो विजिट करें ना, गरीबों की तो विजिट करनी है, और गरीबों को हमको उठा के भी ले जाना है, तो उनकी भी तो विजिट करें कि एक बंगले में 10 गाड़ियां खड़ी हैं और वो 1 अरब की मालियत की हैं, तो उनके लिए कोई नहीं होगा, FBR उनके लिए कोई कानून नहीं होगा, सिर्फ गरीब और ताजिर मरेगा। ताजिर क्यों मरेगा भाई?
ताजिर तो अपने पैसे घर से दे रहा है, बिजली के बिल और सबकी मद में वो अपने एम्प्लॉयज रख रहा है 5, वो उनका घर नहीं चलाना उनको। मुझे आप बता दें, इनकम पे टैक्स हो, टर्नओवर पे ना हो। नहीं, ये बात बिल्कुल जी। सही है कि इनकम पे ही जावेद टैक्स साहब होना से ये बात चाहिए। पूछ लेते हैं। जावेद कुरैशी साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, बिल्कुल मैं अपने दोनों साथियों की बात से मुत्तफिक करता हूँ, रिजवान इरफान साहब, रऊफ रऊफ साहब से इब्राहिम। भी, जी। हाँ रऊफ इब्राहिम साहब से भी। ये देखिए, टैक्स जो भी बनता है वो इनकम पे बनता है, टर्नओवर पे टैक्स जो है वो नहीं बनता। और आप जैसे रऊफ इब्राहिम साहब ने एक बात कही, अब वजीर आजम हाउस का एक तरफ ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब अपनी जो है वो सैलरी नहीं ले रहे, वजीर खजाना साहब सैलरी नहीं ले रहे, लेकिन ये जो बारात ले रहे हैं वो तो सैलरी तो उनके 2-4-5% है, उनकी बारात तो उससे बड़ी है, उनके तो बागीचों के लिए भी 4 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये एक लोगों को धोखा दिया जाता है कि देखिए जी, हम इस मुल्क से कुछ नहीं ले रहे, हम तो नहीं, खदमत जावेद कर साहब, रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर जी। हाउस एक जो होता है, एक किसी भी कौम के लिए जो है इज्जत की जगह होती है कि वहाँ पर बैन-अवी लोग आते हैं, वुज़रा आते हैं, हुक्मरान आते हैं, तो वो जगह जहाँ पर के वो रहते हैं या विजिट करते हैं, ये तो एक मुल्क का एक चेहरा है, ये मुल्क का एक चेहरा है। और लाजमी सवाल है प्राइम नहीं मिनिस्टर नहीं 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 नहीं, बिलाल साहब ऐसे नहीं है, आपका मुल्क अफोर्ड कर सकता है। पे लगा रहा है, कल को कोई आप और प्राइम बिजनेस क्लास में मिनिस्टर सफर करते हैं, आप इकनॉमी में सफर करें, करके दिखाएं। इनके लिए जो है वो चार्टर तैयारी चाहते हैं। ये बोझ किसका है? ये आवाम का पैसा है, ये मेरे और आपका पैसा है। इस पे किफायशारी कर आप तो दिखाए ना। अब ये कौमी असेंबली या सेनेट का जो इजलास हो रहा है, आपको पता है कि कितना डेली खर्च होता है इसके ऊपर? भाई, करोड़ों बात ये है रुपया। कि एक हुक्मरान हमारे आए थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यूनिवर्सिटी बना रहे थे, नहीं बना सके। इसलिए देखिए, कि तो उन्होंने तो गवर्नर हाउस की दीवारें भी गिरवा दी हाँ, वो नहीं गिरा बना दी सके, थी। तो कहने लेकिन का ये इंतखाबी नारे होते हैं, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब वो इख्तिदार में आते हैं तो वो खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब हमारी तो जो है मामला कुछ और हो गए। सर, जावेद साहब, एक चलूं, जी, जी, मेरे आप जी, इजाजत जी, दें, जी, मैं जी। थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताता हूँ कि टाइम कम भी है, इस वजह से भी थोड़ा सा करा कि आपका चूंकि इंटरेस्ट से ताल्लुक है, ईमानदारी से बात बताइए कि पूरा मुल्क सिर्फ कराची पे चल रहा है, और कराची जितना टैक्स देता है, क्या मज़ाफाती इलाके में लोग इतना टैक्स देते हैं या देखिए फाइलर हैं? बिलाल साहब, ये सवाल आप बड़ा एक आपका गलत सवाल है, और मैं इधर बैठकर इस बात की जरूरत करता हूँ। सिंध कराची है और कराची सिंध है, ये इसको डिवीजन इसका ना बनाए खुदारा। ये बार बार भाई, कराची से 68% टैक्स देता है सबसे ज्यादा, और उसको उसके बदले मिलता क्या है ये आप और हम जानते हैं। उनको ना उनके पास नहीं, मैं गैस है, आपसे ना पूछ रहा हूं बिजली। कि सिर्फ शहरी इलाकों को निचोड़ा जाता है, क्या मज़ाफाती इलाके मैं भी देते हैं टैक्स? यही बात कह रहा हूं ना। मेरी बात तो आप पूरी, मेरे बात को पहले आप सवाल आपने जो किया उसका जवाब सुन ले। ये जो शहरी हल्कों से जो टैक्स लिया जाता है, उसूल यही होना चाहिए वहां डेवलपमेंट हो, लेकिन अफसोस यह है कि वहां डेवलपमेंट उनके बदले नहीं होते। अब पूरा मुल्क के 24-25 करोड़ की आवाम, जहां जो 3 या 4 करोड़ आवाम जो है कराची की है, वो 68% टैक्स दे रही है। उसके बदले मुझे ये बात बताए कि हुकूमत वहां क्या कुछ कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं है, ना उनके पास बिजली है, ना गैस है, ना सर, ये रोड तो है, ना हॉस्पिटलों में दवा है। सर, ये तो तो शहरी- ये तो शहर की बात कर रहे हैं आप, ये शहर के बात तो सबको पता है कि बिजली नहीं गैस। मैं तो इंटरेस्ट सिंध की बात कर रहा हूँ कि क्या वहाँ के लोग टैक्स देते हैं? हाँ, इसलिए कि अमूमन कराची के शहरी ताजिरों का ये वावेला होता है कि तमाम की तमाम टैक्स तो जो सब टैक्स दे रहे हैं। शहरी इलाकों से लिए आप जाते हैं, देखिए, लेकिन मेरी बात मज़ाफाती इलाके सुनो। के लोग टैक्स नहीं देते देखिए ताजिर। बिलाल भाई, नहीं, नहीं, आप टैक्स जावेद भाई तो- से भी मैं सवाल कर लेता जी, हूँ जी। कि देखें दूसरी कंट्रियों में, आप मुख्तलिफ कंट्रियां देख रहे हैं, आप उन कंट्रियों में चले जाएं जी। कि वजीर आजम हाउस कितना बड़ा होगा, गवर्नर हाउस कितना बड़ा होगा। आप अमेरिका का है ना, वो 17 एकड़ पे है और दूसरे 0.70 पे है, और यहाँ का हमारा रकबा इधर देखिए आप आप। एकड़ों में है। आप मुझे बताएं उनकी मेंटेनेंस क्या हम पब्लिक भरें? अच्छा, आप मैं बोलता हूं सेनेट के जो हमारे इजलास होते हैं उनकी फीसें भी तो हम ही भर रहे हैं ना, और कोई काम की बात होती है। मैं बोलता हूं चारों गवर्नर हाउस एकड़ों पे हैं, उनके 3,000-4,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस रऊफ बना भाई, दी जाए रऊफ साहब, और उस पे काम हो। रऊफ इब्राहिम, ये तो इतने अखराजात बेदरक किए जा रहे हैं। नहीं, आप और गरीब पे आप जुल्म कर रहे हैं, आप भी दूसरा सवाल दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था, गरीब पे जुल्म कर रहे हो। तो आप बताएं, मैं सही बोल रहा हूं? मेरा सवाल ये था कि कहा जाता है कि कराची से जितना टैक्स इकट्ठा होता है
कराची ही टैक्स देता है, 68% देता है ना, 68% देता है। मज़ाफ़ाती इलाके, मिसाल के तौर पे जितने भी पूरे पाकिस्तान में जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके के ताजिर हैं, उन पे इतनी सख्ती नहीं होती जो सख्ती कराची पे होती है। देखिए नहीं, ये गलत बात है, आप ये गलत बात कह रहे हैं। कराची जो शरह है ना, वो पूरे मुल्क में और सब जगह सख्ती है। देखिए कराची के अंदर सिंध के अंदर 4 RTO ऑफिस है, कराची में 2 है, एक हैदराबाद और एक सक्कर। ऐसे नहीं है कि वो कराची वाले टैक्स ले रहे हैं और वे अंदरूनी सिंध वाले वो टैक्स नहीं देते। ये चले आप SRB पे आ जाएं, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मिल जाए, सबसे ज्यादा टैक्स कहां से मिलता है? अरे मेरे भाई, इससे इसी की बात आप कर रहे हैं। देखिए सारा टैक्स, देखिए मैं आपको बताया चलूं, मज़ाफ़ाती इलाकों में उनको बेचारों को तालीम ही नहीं दी गई कि जो है वो कारोबार कर सके। वो अभी भी बेचारे खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उनको इतना पढ़ाया जाता तो उनकी समझ आती, वो कारोबार करते और उसके बाद जो है इस मुल्क की जो है वो शान बचा। आप देखें वहाँ लोग जो है बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहाँ नाखवानदगी है, उसकी वजह से जो लोग वहाँ ना कारोबार कर सकते ना बढ़ सकते, लेकिन उनको अभी तक वही पसमानदा इलाका बनाया हुआ है। उसमें तरक्की होनी चाहिए, जैसे कराची शहर है वैसे तरक्की होनी चाहिए वहाँ भी। पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही बात है। बात सारी यही है कि जो कराची शहर है टैक्स सबसे ज्यादा पे करता है, लेकिन उस शहर का हाल हम सबके सामने है। उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ रिफॉर्म्स आ सकें और हुकूमत इसमें नजरसानी करे, और जितना टैक्स वो ले रही है और जितना के मुख्तलिफ सेक्टर्स में उन्होंने कहा है कि हम इतना इतना अरबों रुपए उस की मद में हम खर्च करेंगे, वो वाकईतन खर्च हों और हम वो परफॉर्म भी करें, और तालीम का इदारा, हेल्थ का इदारा, वो सारे जो है उसमें हमें बेहतरीन नजर आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे बिलाल हसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।